चलें भाई। नमस्कार एंड वेलकम भाई। एक बहुत ही ज्यादा शानदार चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या है चैप्टर का सीन, समझिए जरा। सीन ये है, ठीक है, सीन ये है कि भाई लिटरेचर का चैप्टर है। जो लोग शुरू से हिंदी पढ़ रहे हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ 8 लिटरेचर के चैप्टर अपने रह जाते हैं। ठीक है, सिर्फ 8 लिटरेचर के चैप्टर अपने अभी रह जाते हैं अगर हम जो शुरू से पढ़ रहे हैं उनकी नजर से देखा जाए। जो लोग पहले नहीं पढ़ चुके उनके पास ऑप्शंस हैं। या तो एक्स्ट्रा कवरिंग क्लास जब मैं लगाऊंगा तब आप कर सकते हो, या फिर जो मैं अपनी मार्केटिंग के लिए वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब पर, आप उसे भी देख सकते हो। वहां भी मैं काफी डिटेल में बताता हूँ। हाँ, लाइव क्लास का मजा नहीं आएगा, पर आप उसे कभी भी कहीं भी देख सकते हो पुरानी क्लास के लिए, या फिर जो कवरिंग क्लास की वीडियो है उसे भी आप देख सकते हो, ताकि जो पीछे छूट चुका है उसे भी आप अतिरिक्त समय में कवर कर पाए। जब भी आपके पास समय हो उस हिसाब से आप कवर कर पाए, क्योंकि अब आने वाले हैं आगे टेस्ट। फिलहाल इस चैप्टर की बात करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा चैप्टर है। लिखा किसने है? आदरणीय फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। ठीक है, इनका लास्ट ईयर एक चैप्टर पढ़ाया जाता था, ठेस। ठेस नाम का एक चैप्टर था। इस साल हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है पहलवान की ढोलक। चलिए, तो पहले राइटर के बारे में जान लेते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को। कहां पर? बिहार में। और भी मॉर्निंग वाली क्लास में मैं जिक्र कर रहा था, याद होगा आपको, संजय मिश्रा एक एक्टर है, गूगल कर लेना बाद में। इनका कनेक्शन उनसे भी है, बिहार में पैदा हुए थे संजय मिश्रा। तो फणीश्वर नाथ रेणु और संजय मिश्रा साथ में बैठा करते थे। सेम पान की दुकान थी जहां से फणीश्वर नाथ रेणु जी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पान खाया करते थे, कुछ सिगरेट वगैरह खरीदा करते थे। वहीं से संजय मिश्रा सादा पान खरीदा करते थे। तो बिहार के हैं, उस जमाने के हैं। इनकी अगर रचनाओं की बात करो तो इनकी फेमस रचना है मैला आंचल, बहुत फेमस गई। ठीक है, मैला आंचल एक फेमस रचना है। परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे इनका नॉवल है। ये सब नॉवल है, सॉरी। मैला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, ये सब इनकी नॉवल है। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये सब इनके स्टोरी कलेक्शन है। स्टोरी कलेक्शन यानी कहानी संग्रह, जहां पर एक राइटर अपनी कहानियों को संग्रहित करता है और उसे एक खूबसूरत सा नाम दे देता है। जैसे इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाय अनीस जंग। ठीक है, तो वो एक स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। इंग्लिश में शाम को शुरू हो गया, सुबह कल शुरू होगा चैप्टर। तो वो भी एक तरह का कहानी संग्रह है इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं कहानी संग्रह, इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्शन ऑफ स्टोरीज या कंपाइलेशन ऑफ स्टोरीज। संस्मरण का मतलब होता है अपने ही जीवन के किसी चीज को याद करके लिखना। ठीक है, हमारी ही जिंदगी के एक पहलू को याद करके लिखने को हम बोलते हैं संस्मरण। ठीक है जी, जैसे 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 प्रणब मुखर्जी, जो इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी प्रणब जी, उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा। वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे इंडिया के, गवर्नर रहे थे आई गेस आरबीआई के। बीजेपी की पॉलिटिक्स उन्होंने देखी, कांग्रेस की पॉलिटिक्स उन्होंने देखी, बंगाल की पॉलिटिक्स उन्होंने देखी। तो जब वो अपने जिंदगी के बेसिस पे कुछ लिखेंगे, ठीक है जी, तो उसे हम कहेंगे संस्मरण। तो ऐसे जीवन में लोग लिखते हैं, तो फणीश्वर ने भी लिखा था, ऋण जल धन जल वन तुलसी की गंध श्रुत श्रुत पूर्व, ये सब इनके संस्मरण है। एक रिपोर्टार्ज, रिपोर्टार्ज का मतलब होता है रिपोर्ट, रिपोर्ट राइटिंग। नेपाल क्रांति इन्होंने लिखा था, नेपाल क्रांति कथा, मतलब नेपाल में कैसे रेवोल्यूशन आया, ये लिखा। इसके अलावा रेणु रचनावली 5 खंडों में समग्र, यानी 5 पार्ट में इनकी एक किताब है जिसका नाम है रेणु रचनावली, रेणु के द्वारा लिखी गई चीजें। ठीक है जी। इनकी डेथ कब हुई थी? 1977, पटना में। पटना यानी बिहार की राजधानी, तो बिहार में जन्मे और बिहार में ही ये इनकी डेथ हुई थी। धरती पुत्र बिहारी है ये। ठीक है जी। चैप्टर नेम बहुत जल्दी पूछ लिया सर आपने, बहुत ज्यादा जल्दी पूछ लिया। चलिए बता देता हूं मैं, पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक, ठीक है, ये होगा जो पहली वाली किताब है अपनी मोटी वाली। क्या नाम है उसका? वितान शायद, वितान या आरोह, ऑफ कोर्स ब्राउन वाली है डार्क, उसमें मिलेगा। ठीक है जी। आई होप आपको दिख रही है बराबर स्क्रीन। अब हम बात करते हैं तसल्ली से कि इसमें क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। चलिए, तो इनके बारे में लिखा गया है, कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जो प्राण प्रतिष्ठा पाते ही अपने
एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, सृजनहार के बंधे बनाए नियम, कानून, नीति अथवा फॉर्मूले को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो कई बार आप देखोगे राइटर्स ऐसे करते हैं कि जब वो फेमस हो जाते हैं तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसे वो तोड़ देते हैं, नियम, प्रकृति के नियम, लिखने के नियम, उसूल सब छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं और जीवन को अपने हिसाब से गढ़ने लगते हैं, अपनी लाइफ की डेफिनेशन देने लगते हैं। ये एक लाइन लिखी हुई है, ये शायद रेणु जी ने ही लिखी होगी, इसीलिए यहाँ पे इसे मेंशन किया गया है। हमारे राइटर हिंदी साहित्य के आंचलिक उपन्यासकार, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, आंचलिक। आंचलिक का मतलब होता है रीजनल, ठीक है। रीजनल यानी जो लोकल टॉपिक्स के ऊपर लिखता है और उसे आपके सामने हाजिर कर देता है। जैसे एक मुंशी प्रेमचंद जी है हमारे, शायद आपने नाम सुना होगा, मुंशी प्रेमचंद जी है हमारे, वो ऐसा ही करते थे। मुंशी प्रेमचंद की अगर आप कहानियां पढ़ते हो तो उसमें कुछ और नहीं है, सिंपली वो जो आसपास हो रहा है, रिश्वत मांगी जा रही है या फिर कोई आदमी दुखी है, परेशान है, उसकी पूरी कहानियों का जिक्र आपको मिलता है मुंशी प्रेमचंद में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आंचलिक, जो अपनी आसपास की हालत को बताते हुए लिखता है। आंचलिक उपन्यासकार बहुत फेमस हैं, प्रतिष्ठित कथाकार, मतलब कथा मतलब स्टोरी, ठीक है, कथा मतलब स्टोरी। वैसे अब आजकल कथा का मतलब भगवानों वाली कथा हो गया है, सत्यनारायण की कथा समाप्त हुई स्वाहा, आजकल वो हो गया है। यहाँ कथा का मतलब कहानी है। जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, संघर्ष आते हैं, ये इनके जीवन में रहा, ठीक है। स्ट्रगल लाइफ में होता ही है, इनकी भी लाइफ में रहा। साहित्य के अलावा ये राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में रहे। आप अगर इनका ईयर देखो तो इनका बर्थ ईयर है 21 था, 1921। देश को आजादी मिली थी 1947। तो जब देश को आजादी मिली इनकी उम्र होगी 26 साल, ठीक है। यानी देश आजादी के माहौल में था। 1921 वो जमाना था जब बापू फुल फॉर्म में थे, ठीक है। चौरा चौरी कांड जैसी घटनाएं हो रही थी, बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे, ठीक है जी। तो ये उस जमाने की बात है। तो जब ये बड़े हो रहे थे तो इनके साथ साथ बड़ा हो रहा था देश का सत्याग्रह, तो इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट लिया है। उस जमाने की बात ही अलग थी, सब युवाओं में सत्याग्रह था, हर कोई खादी पहनता था, हर युवा या तो राइट विंग था या लेफ्ट विंग, या तो आजादी की बात करेगा या अंग्रेजों की बात करेगा, या तो कोट पहनेगा या सफेद कुर्ता पहनेगा, गांधीवादी होगा। इनकी जो भागीदारी थी, इनका जो कंट्रीब्यूशन था बहुत अच्छा रहा, देश के निर्माण में भी सक्रिय रहे और लिखने भी रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखा भी, यानी लिटरेचर को भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया और देश को भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे मैं बार बार नाम लेता हूँ महादेवी वर्मा जी का, वो इसमें आती हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसमें आते हैं, सुमित्रा नंदन पंत इसमें आते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान इसमें आती हैं, इसी तरीके से रेणु जी भी आते हैं। और एक बहुत फेमस नाम था, निराला जी थे आई गेस, निराला जी थे, बहुत फेमस नाम था, जिन्होंने क्रांतिकारियों को छुपने के लिए एक बार निराला जी ने दिनकर दिनकर जी थे शायद, जिन्होंने अपने जो गोदाम थे वहां पे जगह भी दे दी थी। तो ऐसे कई बार था, जो लिटरेचर वाले लोग थे ना वो देश की आजादी में अच्छा हिस्सा निभाते हैं, आज भी होता है, कंट्रीब्यूशन अच्छा होता है राइटर्स की तरफ से रेवोल्यूशंस में। ईयर 1954, देश की आजादी को वक्त हो चुका था, ठीक है, 7 साल हो चुके थे। इनका एक बहुत ही फेमस रीजनल एक नॉवेल आती है जिसका नाम था मैला आंचल। मैला आंचल, इसने हिंदी में नॉवेल लिखे जाने को नई दिशा दे दी। देखो भाई, फेमस कौन होता है समझना, एक फील्ड में कूद के पैसा हर कोई कमा लेता है, ठीक है। फील्ड में कूद के पैसा कमाना अलग चीज है, अपने हिसाब से फील्ड को बदल के रख देना ये अलग ही चीज है, ठीक है, ये अलग ही चीज है। आप में वो दम होना चाहिए कि आप फील्ड को बदल के रख दो। रेणु जी उनमें से एक है। इन्होंने जब लिखा ना मैला आंचल, तो फील्ड बदल गई, लोगों को एक नई दिशा मिल गई। अरे बाप रे, ऐसा भी कोई लिख सकता है, ऐसा भी कोई लिख सकता है। तो हिंदी जगत में जो उपन्यास लिखे गए रीजनल, कि आप अपने लोकल माहौल को लिख सकते हो, बाहर में लोग पढ़ेंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है, ओके ये गांव में ऐसा होता है, लोकल अपना फ्लेवर डालना, ये लोगों ने इनसे सीखा। आंचलिकता बहुत फेमस होने लगी, भाषा, संस्कृति, वहां के लोग, ये इसके बारे में लोगों को ज्ञान होने लग गया। लोकगीत, लोकगीत मतलब, लोक मतलब होता है आम भाषा में लिखा जाने वाला, ठीक है, लोक मतलब जो आम भाषा में लिखा जा रहा है, लोकगीत मतलब जो लोकल सॉन्ग्स होते हैं, लोकोक्ति मतलब, उक्ति मतलब होता है स्टेटमेंट, जो लोकल स्टेटमेंट फेमस हो जाती है, जैसे फी की दुकान, क्या वो ऊंची दुकान फी के पकवान, ऐसा स्टेटमेंट फेमस हो जाता है। लोकल भाषा, लोकल लीडर्स, इन सब के बारे में बात होने लग गई थी।
ठीक है, तो इससे बात क्या हुआ, जो लोकल लेवल की जो चीजें हैं वही नायक बन गई। ठीक है, नायक जो इनकी स्टोरी में कोई व्यक्ति नहीं था। यू विल नॉट फाइंड अ हीरो इन द स्टोरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कोई हीरो नहीं है। जनरली कहानियों में आपको हीरो मिलता है, यहाँ हीरो नहीं मिलता, यहाँ बस कंडीशन मिलती है, और कंडीशन बयां हो रही होती है कैरेक्टर्स के द्वारा। इनकी रचनाओं में अंचल कच्चे और अनपढ़ रूप में ही आता है, मतलब ये पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं कर रहे होते, ये बात कर रहे होते हैं जो स्ट्रगलिंग लोग हैं, जिन तक पढ़ाई नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, इसीलिए इनका जो अंचल है, इनका जो लोकल है, वो शस्य श्यामल एकदम साफ है एक तरफ, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहुत शानदार है। दूसरी तरफ धूल से भरा और मैला भी है, यानी एक गरीबी वाली फीलिंग, चीजों के न होने वाली फीलिंग, संस्कार न होने वाली फीलिंग, वो भी आपको आती है एक तरफ। दूसरी तरफ इतना खूबसूरत साहित्य लिखा हुआ है, ये भी आपको फील होता है। जब देश को आजादी मिल चुकी थी, पूरा जो भारत है वो हर बार शहर की बात करता था। ठीक है, शहरों के बारे में बहुत लिखा जा रहा था उस समय। ऐसे में इन्होंने अंचल की समस्याओं को, लोकल प्रॉब्लम्स को बताना शुरू किया। आफ्टर ऑल हिंदुस्तान आज भी बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारा है गांव में रहता है हमारे, उस समय तो ये बहुत ज्यादा ही था, उस समय तो और ज्यादा था। ठीक है, तो ये जो रचनाएं हैं इस अवधारणा को पुष्ट करती हैं कि ये गांव के बारे में ही लिख रहे थे। और एक और अवधारणा को पुष्ट करती है कि अवधारणा मतलब स्टेटमेंट, आइडियोलॉजी, कि भाषा और बोली साहचर्य में ही है। यानी अगर आप एक भाषा को बोल रहे हो और उसको उस फ्लेवर में नहीं बोल रहे हो तो मजा नहीं आएगा। जैसे आप में से किसी ने बुंदेलखंडी पढ़ी है या सुनी है कभी, बताओ? किसी ने बुंदेलखंडी सुनी है कभी? बुंदेलखंडी, तो उनकी भाषा का तरीका अलग होता है। जैसे हम ग्वालियर वाले कैसे बोलते हैं, खाना बनाए खा लेना। ठीक है, वो कैसे बोलेंगे, बनाए खाना खा लेना। तो वो गा के बोल रहे होते हैं, आपने देखा होगा हमारे बुंदेलखंड के जो लोग होते हैं, ओरछा में आप जाओ, झांसी में जाओ, बुंदेलखंड में जाओ, तो वो गाते हुए बोल रहे होते हैं। हम तो बोले थे नहीं जाओ तो माने ही नहीं, ऐसे करके बोल रहे होते हैं। तो वो बोली है, जब तक बोलने का तरीका आपको भाषा के साथ नहीं मिलेगा, कंबाइन नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। अब इस चैप्टर की बात करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की जो कहानी है, माफ कीजिएगा, इनकी जो प्रतिनिधि कहानी, मतलब इनकी जो सबसे अच्छी अच्छी कहानियां हैं, ठीक है जी, उनमें आपको ये कहानी मिलेगी पहलवान की ढोलक। ये जो कहानी है इसमें सारी क्वालिटी, जो जो क्वालिटी इस कहानी में आपको मिल सकती है फणीश्वर नाथ रेणु की, वो सारी आपको मिलती हैं इस कहानी में। गांव के बारे में लिखा, अंचल के बारे में लिखा, अंचल मतलब वो लोकल जो लेवल की बातें हैं, संस्कृति से रिलेटेड चीजें लिखी। ऐसा लगता है कि हर कैरेक्टर आपके सामने जी रहा है। अगर आप में से कोई मुझे इस वक्त, थैंक यू, अगर इस वक्त आप में से कोई कैरेक्टर मुझे अच्छे से सुन रहा है तो उसके सामने इमेज बन जाएगी, उसको मूवी देखने की जरूरत नहीं है, इमेज बन जाएगी। सारे कहानी जो किरदार है वो इतनी खूबसूरती से लिखे हुए हैं। हम्म, पात्र और परिवेश यानी कैरेक्टर्स, परिवेश मतलब होता है प्लॉट एरिया आसपास का, जिसे आप कथानक भी कह सकते हो। वो बहुत अच्छे से बताए गए हैं। ऐसा लगता है कि मान लो संगीत पैदा हो गया गद्य में, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं जो गद्य में संगीत पैदा कर दे, जिनमें से एक ये भी है। जैसे ढोलक की आवाज, पहलवानों के क्रियाकलाप, क्रियाकलाप मतलब वही हई हु ये सब कुछ करना, ये बहुत अच्छे से बताते हैं। इसके अलावा कुछ क्वालिटीज और भी हैं। कि भाई कैसे जब व्यवस्था बदलती है, इन्होंने एक बहुत अच्छे से बताया कि जब व्यवस्था बदलती है, अर्थात जब पावर बदल जाती है, सत्ता बदल जाती है, तो जो चीजें फेमस हैं वो कैसे नॉन फेमस हो जाती है, ये इन्होंने बताया। कैसे कलाकार नॉन फेमस हो जाता है, कलाकार की इज्जत खत्म हो जाती है जस्ट बिकॉज रूलर बदल गए। ठीक है, जैसे इस कहानी में हम देखेंगे, इसको मैं अभी छेड़ूंगा नहीं। ठीक है, इसको कहानी में हम देखेंगे। बेसिकली ये बताते हैं कैसे भारत पे इंडिया हावी हो रहा था, कैसे भारत इंडिया बन रहा था, इस कहानी में हम देखेंगे। चलिए, इसको अभी मैं बोलूंगा तो मजा नहीं आएगा, कहानी का वो खत्म हो जाएगा, सस्पेंस। इसलिए इसको आप खुद ही पढ़िएगा, इस वाले हिस्से को, यू कैन से यहाँ से खुद ही पढ़िएगा, कहानी का वो खत्म हो जाएगा सस्पेंस। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत इमेजिन कीजिएगा भाई साहब,
जाड़े के दिन, जाड़ा बोलते हैं गांव की भाषा में सर्दी को, सर्दी के दिन थे, अमावस्या की रात थी। अमावस्या की रात का मतलब होता है जब चांद नहीं निकलता, अंधकार है, ठंड है, जैसे अभी सर्दी पड़ रही है वैसी ठंड है, काली काली रात है। गांव में सन्नाटा पसरा है, और पसरा है मलेरिया और हैजा। हैजा एक तरह की बीमारी होती है, मलेरिया आप सबको पता ही है। गांव में जो पूरा गांव है वो एक डरे हुए बच्चे की तरह कांप रहा है। ठीक है। गरीबी है गांव में, झोपड़ियां बनी हुई है, फूस मतलब घास होती है एक तरह की सूखी घास, और बांस आपको पता ही होगा, बैम्बू। तो बैम्बू और फूस यानी घास की बनी हुई झोपड़ियां हैं। लोग अंधेरे में उन झोपड़ियों में सो रहे हैं। ठीक है जी। ऐसे में अंधेरी रात आंसू बहा रही है, इसका क्या मतलब है? इसे ग्रामर की भाषा में बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, कि अंधेरी रात आंसू नहीं बहा रही, लोग आंसू बहा रहे हैं, उस समय लोग आंसू बहा रहे हैं, सिसकियां भर रही है रात। ठीक है, रात का मतलब यहाँ पे है लोग, लोग सिसकियां भर रहे हैं, अपने दिल में आंसुओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आकाश में तारे हैं, चांद नहीं है पर तारे हैं लेकिन धरती पे रोशनी का नाम भी नहीं। अगर आकाश से तारे टूटकर, मतलब अगर आकाश में किसी तारे को दया आ जाए कि यार धरती पे इस गांव में कितना अंधेरा है, ठीक है जी, अगर वो आ भी जाता तो भी इतना अंधेरा है कि रास्ते में उसकी जो रोशनी है वो खत्म हो जाती। ठीक है, और बाकी लोग उस तारे पर हंस पड़ते कि कितना बेवकूफ है, इनकी मदद करने जा रहा है। ठीक है जी, ये पोएट्री की तरह लिखा है इन्होंने। दूसरी तरफ जब अंधेरा होता है, आपको पता होगा, भेड़ की आवाज आती है। ठीक है, दूर से। सियार मतलब होता है एक तरह का जानवर है। ठीक है, रात को हायना बोलते हैं इंग्लिश में आई गेस। उनके रोने की आवाज, बेसिकली कुत्तों के भौंकने की, जानवरों की आवाज आ रही है, बस यही आवाज है। गांवों की झोपड़ियों से लोगों के कराहने की आवाज आती है। क्या करना मतलब कराहना, हरे राम, हे भगवान, हे भगवान, ये परेशानी सुनाई दे रही है। कुछ बच्चों की आवाज आ रही है जो माँ माँ करके चिल्ला रहे हैं। बस यही तो आवाज है जानवरों की, लोगों के कराहने की। चांद है नहीं, सर्दी है, वैसे ही लोग आपको कम मिलेंगे। कुत्तों की अगर बात करें तो वो परिस्थिति को ताड़ना मतलब समझ जाना, इसकी कुछ एक अलग ही बुद्धि होती है। ठीक है, दिन भर आप देखोगे तो राख में सुकुड़ कर मन मार के पड़े रहते हैं डॉग। ठीक है, और रात को कुत्ते रो रहे होते हैं। कुत्तों का रोना और भौंकना अलग होता है, आप सबको पता होगा। तो कुत्ते रात को बेसिकली रो रहे होते हैं और दिन भर राख में पड़े होते हैं सर्दी से बचने को। रात बस ऐसी ही है जैसा मैंने आपको बताया इस वक्त। ठीक है, लेकिन एक और आवाज इस रात की भीषणता के साथ ताल में ताल मिलाकर, ठोक कर इस यू कैन से खामोशी को चैलेंज कर रही है। और वो आवाज किसकी है? वो है एक पहलवान की, ढोलक की। सुबह से लेके, सॉरी, रात से लेके सुबह तक बस एक आवाज आती है, चट्ठा गिट्ठा, चट्ठा गिट्ठा, टक टक टक, आ फिर जा, ऐसे ऐसे आवाज आ रही है, चट्ठा चट्ठा। ऐसा लग रहा है कि मतलब मान लो आवाज कह रही है आ भिड़ जा, जबकि आवाज क्या है? चट्ठा चट्ठा गिट्ठा। ये ढोलक की आवाज आप सबने सुनी होगी। ढोलक किसी ने बजाई हो तो उसको पता होगा, ढोलक बजाने में एक रिद्म होती है। अगर आप कभी ढोलक बजाएं, तबला बजाएं, तो उसकी एक रिद्म होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है। जैसे 1 2 1 2 3 3, टक 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 टक, फिर टक टक टक, ऐसे करके एक रिद्म होती है। तो वैसे ही रिद्म है, चट्टा धकता, चट्टा गिरता एक। और जो ढोलक बज रही है, मानो ये रात के सन्नाटे को चैलेंज कर रही है, यानी लोगों को मोटिवेट कर रही है। ठीक है, कई बार हमें मोटिवेशन काम करता है। ठीक है, जैसे जब कोविड का लॉकडाउन लगा था, आप सबको पता होगा, मेरे ख्याल से 20 मार्च या 21 मार्च को था रात को। मोदी जी आए थे, मोदी जी ने कहा था लॉकडाउन लगेगा, कोरोना फैल गया है। उसके दिन अगले संडे को, सुबह संडे थी, तो मोदी जी ने कहा था कि रात को 11 या सुबह 11 या 12 बजे कुछ टाइम कहा था, सब लोग आके थाली बजाएंगे। तो कांग्रेस अब तक मजाक उड़ाती है, वो उड़ाओ कोई बात नहीं, लेकिन वहां लॉजिक था, उससे कोरोना नहीं गया। पर आप, मेरे ख्याल से आप सबने देखा होगा, मुझे भी बहुत बहुत ज्यादा फील हुआ था, मतलब जिंदगी में जो 21 मार्च की सुबह थी वो, या 22 मार्च की सुबह थी, मतलब जिंदगी में जो अनुभव है ना, याद रहेंगे जिंदगी भर। मैं पर्सनली मानता हूँ कि वो एक अनुभव था जब मैंने देखा कि मेरा पूरा मोहल्ला, मतलब कोई भेदभाव नहीं है, सब अपनी कोई बैल्कनी में, कोई घर में लॉकडाउन में कैद हैं, लेकिन वो ताली बज रही है।
उससे है ना एक एक पेट्रियटिज्म वाली फीलिंग आती है कि भाई कहने को हम लोग अलग हैं, सबका घर अलग है, सबका पैसा अलग है, सबकी जिंदगी अलग है, किसी की जिंदगी उतनी कनेक्टेड नहीं है, हमारे जीने मरने से जरूरी नहीं है कि हमारे पड़ोसी को फर्क पड़े। पर जब सब लोग साथ में ताली बजा रहे थे ना, या फिर उसके कुछ महीनों बाद जब सेकेंड लॉकडाउन लगा तो मोदी जी ने कहा था रात को दिए जलाना, और सचमुच सब लोगों ने ऐसा किया भी था, तो वो जो एक फीलिंग थी, एक एक हो जाने की फीलिंग ना, वो मोटिवेट करती है, पता है। तो अगर किसी को कोविड हुआ भी था ना उस वक्त, तो एक अंदर मोटिवेशन आती है कि हम सब साथ में हैं, हम जीत जाएंगे। या जब सेकेंड वेव आई थी, प्लाज्मा डोनेशन के लिए कितने लोग आगे आ रहे थे, लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे, हॉस्पिटल में लोग लगे हुए थे। तो ये जो चीजें, जब एक बीमारी फैलती है, तो ये मैं आपको क्यों याद दिला रहा हूँ, यादें दुख की है, क्या पता किसी के घर में डेथ भी देखी हो किसी ने, लेकिन ये गाँव में उस समय यही था। जैसे हमारे लिए कोविड की सेकेंड वेव के टाइम पे हो रहा था ना, आज खबर मिलती है कि फलाना रिश्तेदार की डेथ हो गई, फलाना रिश्तेदार की डेथ हो गई, अरे वो पीछे अंकल रहते थे वो चले गए, अरे वो बगल में चार घर छोड़ के रहती थी वो चली गई, ठीक है, ये फलाना गया वो फलाना गया। जब गांव में महामारी फैलती है, मलेरिया और हैजा फैलता है ना, तो वही हालत होती है जो सेकंड वेव के टाइम पे हमारी थी। कब किसके यहाँ अंतिम संस्कार हो रहा है, कौन मर रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं रहता, इतनी मौतें हो जाती हैं। ऐसे में एक मोटिवेशन चाहिए होता है जो हमें बचा के रखेगा। ठीक है, दवाइयां तो बाद में आती हैं, पहले आता है मोटिवेशन। तो रात को जब सब लोग घर में हैं, बाहर सन्नाटा पसरा है, कुत्ते रो रहे हैं, सियारों के चीखने की रोने की आवाज आ रही है, आसमान में खाली सितारे हैं, और ऐसे में आवाज आती है पहलवान की ढोलक रात भर। और रात भर ये ढोलक क्या करती है, पैसे नहीं कमाती, लोगों को मोटिवेट करती है। ठीक है जी। और ये जो ढोलक बजा रही है ना, इस बजाने में पहलवान की फीलिंग क्या है, जब वो कह रहा है चटदा गिरदा, तो उसकी फीलिंग है भिड़जा भिड़जा। जब वो बीच में कहता है चटाक चटाक धा, चटाक चटाक धा, उसका फीलिंग क्या है, उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, ये इसकी फीलिंग है। तो ये जो मृत गांव है हमारा, मरा हुआ गांव है, उसमें संजीवनी का काम करती है, मोटिवेशन का काम करती है हमारे पहलवान जी की ढोलक। पहलवान कौन, लुट्टन सिंह पहलवान जी। यूं तो वो कहते थे लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, ये उस जमाने की बात है जब इंग्लिश आ चुकी थी, ठीक है। तो काफी लोग इंग्लिश बहुत बोलते थे, देख रहे हो चट्ठा चट्ठा किड़धा चट्ठा, ये आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये वही वाली फीलिंग है, जैसा आपने बोला होगा कि सर आप बस हमारी कॉलोनी में आना, हमारे यहाँ सर एक वो पेटीज मिलती है तो दुनिया में, वो हमारे कॉलोनी में वर्ल्ड फेमस है, सुना ये डायलॉग, हमारे यहाँ की पेटीज हमारी कॉलोनी में वर्ल्ड फेमस है। ये एक डायलॉग है, एक फनी डायलॉग है। वैसे ही जो लुट्टन सिंह का एक डायलॉग था कि हमारी, कहाँ गया, हाँ, लुट्टन सिंह पहलवान होल इंडिया में फेमस है। लेकिन यहाँ पे होल इंडिया का मतलब था क्या, उनका एक जिला, वो जिले में बहुत फेमस थे, ठीक है, जिला में फेमस थे पूरे अपने, वो जिला बोलते हैं वैसे, जिला नहीं जिला। जिले भर के लोग जब जानते थे लुट्टन सिंह कौन है, मिले न मिले हो लेकिन लुट्टन सिंह को जानते थे। इनके माँ बाप की डेथ हो गई थी सिर्फ 9 साल की उम्र में, सी है, लेकिन 9 साल की उम्र में ही इनकी जो शादी है वो हो चुकी थी। उस समय बाल विवाह होता था, ठीक है, वरना ये भी मर जाता। लेकिन इसकी सास थी, वो विधवा थी, अनफॉर्चुनेटली सास भी विधवा ही थी, मतलब ससुर जी का प्यार भी नहीं मिला, माँ बाप का प्यार 9 साल की उम्र में ही पिछड़ गया। सास ने इनको, ठीक है, पाला पोसा, बड़ा किया। बचपन में गाय चराते थे, तो फिर भाई साहब दूध भी मिलेगा, ठीक है, दूध मिलता था, कसरत भी करते थे ये। गाँव के लोग सास पे बहुत जुल्म उठाते थे, ठीक है, और जो गाँव के, कहाँ गया, हाँ, तकलीफ दे, लुट्टन के सिर पर कसरत की जो धुन थी, ठीक है, लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। मतलब कई बार आपने बचपन में किया होगा ऐसा कि आपको, आप देखते हो कि आपके मॉम डैड को कोई परेशान कर रहा है, तो बचपन में अपन छोटे होते हैं, देखा होगा आपने, बच्चा 20 किलो के तो अपन ही है, तो अपन 20 किलो के सामने 80 किलो का बंदा है, क्या किया जाए, तो आप कुछ नहीं, आप बस सोचते हो बड़े होके बड़ा हो जाऊंगा फिर इसको मारूंगा, ठीक है जी। तो वो छोटे बच्चों में बॉलीवुड में देखा होगा। तो इसको भी ऐसा लगा था मैं पहलवान बन जाऊंगा, पावरफुल बनूंगा, और पावरफुल बन के मैं लोगों से बदला ले पाऊंगा। उस समय ये मोटिवेशन था, तो बहुत अच्छे से कसरत करता था। उससे क्या हुआ, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था मतलब होता है टीन एज। टीन एज में जो उसके सीने और बाहें को सुडौल बना दिया, मतलब जो, अब जो लड़के जिम करते हैं उनको पता होगा, यहाँ वैसे ही लड़कों को तो पता ही होगा कि, या लड़कियों को थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा कि भाई जैसे हमें बॉडी पोस्चर सही करना होता है, आपका फिजिक सही करना होता है, कि मतलब जो लड़कों के लिए जो चेस्ट है वो अच्छा दिखे, बाहें हैं जो उसमें मसल्स दिखे, बाइसेप्स दिखे,
मांसल मतलब मस्क्यूलर। तो भाई साहब अच्छे दिखने लग गए थे, मतलब फिजिक अच्छा था, पेट बाहर नहीं है, चेस्ट बाहर होना चाहिए लड़कों का, और चेस्ट बाहर था। ठीक है, हाथ जैसे दिखने चाहिए, मस्क्यूलर हैं, बॉडी पूरी मस्क्यूलर बन गई। लोग उससे डरने लगे। और जब वो अपने हाथों को 45 डिग्री फैलाता है, मतलब दूर फैलाता है, पहलवान की तरह चलने लग गया, मतलब जैसे देखा होगा आपने हाथ फैला के चलते हैं पहलवान, वैसा कुछ बन गया। कुश्ती भी लड़ने लग गया। एक बार क्या हुआ, ठीक है, एक बार शाम, ये श्यामनगर एक शहर या गांव था, वहां पे ही गया मेला देखने। उस समय दंगल, दंगल आप सबको पता होगा, मूवी देखी होगी, दंगल दंगल। दंगल मतलब होता है जब पहलवान आके कुश्ती करते हैं। दंगल मूवी देखी होगी, सुल्तान मूवी देखी होगी। पहलवानों की कुश्ती हो रही थी, दाव पेच हो रहे थे, तो ये भाई साहब से रहा नहीं गया, जवानी तो थी ही उस समय। ठीक है, और ढोल भी बज रहे थे उस समय, धक 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 ढोल बज रही थी पीछे से, सामने पहलवानों की कुश्ती चल रही है। ठीक है जी। और उस समय एक है ना पहलवान आया करता था, उसका नाम था शेर के बच्चे को। ठीक है, शेर का बच्चा, ये कहां से आया था, ये था एक पंजाबी आदमी भाई साहब। ठीक है, इसका नाम था चांद सिंह। तो चांद सिंह नाम का एक आया था भाई साहब पहलवान, इसके गुरु थे पहलवान बादल सिंह। ठीक है, पंजाब के लोग थे ये लोग भी आए थे दंगल में हाथ आजमाने अपना। वो भी कम नहीं था, सुंदर था, जवान था, एकदम बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। ठीक है, और पंजाबी और पठान दो पहलवान उस समय फेमस थे वहां पर। पंजाबी आपको पता होगा सरदार वगैरह, और पठान आपको पता होगा जैसे सुल्तान जो था, सुल्तान मूवी में कैरेक्टर अगर आप देखोगे पठान था वो। ठीक है, आपके गांव में भी होते थे, गुड। तो पठान एक कम्युनिटी होती है, एथनिक ग्रुप होता है। ठीक है, पठान, किर्ग, तुर्ग, पंजाबी, ये सब एथनिक ग्रुप, तमिल, बंगाली, ये सब एथनिक ग्रुप होते हैं। तो ये एथनिक ग्रुप है बेसिकली। तो पठान आते थे, उन सबको हरा के बैठ गया था बंदा, मतलब सारे पंजाबी, सारे पठानों को हरा गया था। सब लोगों ने इसका नाम रख दिया था शेर का बच्चा, शेर के बच्चे, ऐसा कुछ, शेर दा पुत्र बोलते हैं पंजाबी में, वैसा। ठीक है, अब होता क्या है, ये एकदम सबको चैलेंज कर रहा है। एथनिक ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जहां पे अलग अलग धर्म के लोग एक ही ग्रुप में आते हैं। मतलब उनका धर्म अलग हो सकता है, देश अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो बात करने का तरीका, उनकी भाषा, उनके कपड़े, उनका खाना एक होगा। इसे हम कहते हैं एथनिक ग्रुप। जैसे पंजाबी मुस्लिम भी हो सकते हैं, पंजाबी सिख भी हो सकते हैं, पंजाबी दलित भी हो सकते हैं, पंजाबी पंडित भी हो सकते हैं, जैसे कपिल शर्मा पंजाबी पंडित है, लेकिन उनका जो हिंदू है, लेकिन उनका जो एथनिक ग्रुप है वो सेम रहेगा, भाषा, खाने पीने का तरीका। जैसे तमिल हिंदू भी होते हैं, तमिल मुस्लिम भी होते हैं, तमिल इंडियन भी होते हैं, तमिल श्रीलंकन भी होते हैं। ऐसे ही बंगाली बांग्लादेश के भी होते हैं, और बंगाली अपने बंगाल वेस्ट बंगाल के भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं। बट बंगाली इज कॉमन, तो उसको बोलते हैं एथनिक ग्रुप। ऐसे ही पठान होते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, और अफगानिस्तान में भी रहते हैं। जो काबुली वाला कहानी आपने पढ़ी थी, उसमें जो काबुली वाला था वो पठान था। सबने पढ़ी है काबुली वाला, पठान था वो। ठीक है, और मुकद्दर का सिकंदर में जो विलन था, अमिताभ बच्चन का विलन, वो भी पठान था। और जंजीर मूवी में भी जो विलन था, बाद में जो हीरो बन गया था दोस्त अमिताभ बच्चन का, वो भी पठान था। बहरहाल, तो इन सबको उन्होंने हरा दिया था। अब ये भाई साहब पहलवान साहब अपना चांद सिंह, लंगोट पहन के, लंगोट आप सबको पता होगा, ये दुलकी लगा रहा, मतलब अपने पैर पे हाथ मार रहा है और चैलेंज कर रहा है किसी में दम जो आए मुझसे लड़ने। भाई साहब पहलवान आदमी, लोगों की हिम्मत नहीं हो रही। पठान अफगानिस्तान नाम, बेसिकली दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान एंड फाउंड इन पंजाब एज वेल, एंड सम आर इन इंडिया एज वेल। चलिए, अब टाइटल तो था ही भाई साहब शेर का बच्चा, किसी की हिम्मत नहीं हो रही लड़ने की। श्यामनगर का जो दंगल है, ठीक है, श्यामनगर के दंगल, और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब ने उस, अब हुआ क्या, यहाँ पर एक शिकार प्रिय वृद्ध राजा, एक बुजुर्ग राजा साहब थे। ठीक है, वो वहां पे आए हुए थे श्यामनगर का मेला देखने। राजाओं की भाई इज्जत होती है, जैसे आजकल पॉलिटिशियंस की बहुत इज्जत होती है जब भी आते हैं, तो ऐसे ही राजा साहब की बहुत इज्जत थी। तो ये आए, ठीक है, और इन्होंने कह दिया कि इस पहलवान को मैं अपने दरबार में रखूंगा। राजाओं के पास पैसा बहुत होता है, जो पसंद आया रख लिया। जैसे अकबर के पास बहुत पैसा था, तो हमारे यहाँ के तानसेन जी, हमारे ग्वालियर के थे तानसेन, ठीक है, वो अकबर के दरबार में हुआ करते थे। तोदरमल साहब हुआ करते थे, अबुल फजल एक बहुत क्या जीनियस आदमी थे, वो हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे। और अनफॉर्चुनेटली अबुल फजल को मार दिया गया था ड्यू टू सम पॉलिटिकल इश्यूज, बहरहाल थे।
तो राजा लोग जैसे कृष्णदेव राय के दरबार में हुआ करते थे, हमारे तेनाली रामा, ठीक है। तो इस तरीके से लग रखते थे भाई साहब, शौक होता था राजाओं को रखने का। तो ये राजा साहब ने भी कहा। अब ये बात सुन के लुट्टन ने चैलेंज दे दिया। लुट्टन ने कहा भाई हम कम है क्या यार, हमसे भी पूरा गांव डरता है, देख लेंगे, हो जाए दो दो हाथ। इन्होंने भाई साहब दे दिया। अब चांद सिंह पहले हटा, पहले थोड़ा हंसा कि भाई ये मेरे को हराएगा, मैं इतना पहलवान, होता है आदमी हंसता बहुत है कि जब इतनी पावर होती है, ठीक है। वो भिड़ गया लेकिन, ठीक है, वो चिल्लाने लगे पागल है पागल है, सब लोग चिल्लाने लग गए, ठीक है जी। पहले ये मरा मरा पिटेगा पिटेगा, उसके बाद में क्या, पहले वो कह रहे पिटेगा पिटेगा, जब वो भारी पड़ गया, चांद सिंह भारी पड़ गया, उसके बाद जब लुट्टन भारी पड़ गया, ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हुआ देखना। अब लुट्टन क्या करता है, उसको बच गया, ठीक है। और है ना, ये ऑब्जर्व करने लगा कि सामने वाला कैसे लड़ रहा है। जैसे दंगल मूवी का लास्ट का अगर आपने सीन देखा हो, जब जो भी हीरोइन है, वो गीता या बबीता जो भी थी, वो जब जीत रही थी उस समय, तो वो कैसे देख लेती है कि सामने वाला कैसे लड़ रहा है, ठीक है। तो राजा साहब ने भी कुश्ती देखी, ठीक है। वो तो वो बुलाते हैं अपने पास, बुलाते हैं, समझाया उन्होंने कुछ, और इस तरीके से बाद में 10 रुपए का नोट भी दिया और कहा जाओ बेटा मेला देख के घर चले जाओ, राजा साहब ने कहा, ठीक है। इसने मतलब उसको कहा रहने दे बेटा, लड़ाई मत कर, तू फालतू लगवा जाएगी, हड्डियां टूट जाएगी, रहने दे, ठीक है। पतला दुबला था ये, इतना ज्यादा मोटा नहीं था जितना सामने वाला है, ठीक है जी। अब होता क्या है, राजा साहब ने तो भगाना चाहा, ठीक है, वो कह रहा नहीं साहब मैं तो लड़ाई करूंगा। राजा ने कहा पागल हो जाओ। मैनेजर साहब, सिपाही, सबने कहा बेटा तेरी बॉडी में मांस है नहीं, गोश्त है नहीं, इससे लड़ेगा? मतलब वेट देखो ना, ये उतना मोटा थोड़ा है जितना वो मोटा है। तो वो भाई साहब बहुत मोटा आदमी था। अबे तुम लड़ोगे यार, लड़ोगे? वो कहता है नहीं नहीं साहब, देखो दुहाई सरकार, मैं पत्थर पे सर मार के मर जाऊंगा अगर आप मुझे इजाजत नहीं दोगे, तो लड़के तो मैं रहूंगा। हाथ जोड़ता रह गया, ठीक है। भीड़ एक्साइटेड हो गई, ऐसे टाइम पे भीड़ बहुत एक्साइट होती है। जैसे दंगल मूवी में जब पहली बार लड़कियों ने लड़कों से दंगल किया था, अमिताभ बच्चन वो आमिर खान लेके गए थे, तो कितनी भीड़ आ गई थी। और बोला था कि, याद है वो डायलॉग था कि शेर से भी लड़का था ना, लड़वाता पहलवानों को, तो भी इतनी भीड़ ना आती जितना ये लड़कियों के चक्कर में आ गई, कि लड़कियों से कैसे लड़ सकते हैं लड़के। तो ऐसा ही होता है, भीड़ अधीर होती है, भीड़ तो देखने आई थी लड़ाई, मजा आता है। सारे बाजे बंद, पीछे ढोल बज रही है, सब बंद, ठीक है। अब जो पंजाबी पहलवान थे वो सब गालियां दे रहे हैं इसको, ठीक है। दर्शक का दिमाग खराब हो रहा है, कब होगा कब होगा। कुछ लोग लट्टन का पक्ष ले रहे हैं, वो कह रहे हैं लड़ने तो दो, क्या पता जीत जाए, क्या पता जीत जाए, ठीक है। और वो जो चांद सिंह है उसका दिमाग खराब, ही सब बिना लड़े ही इसको अटेंशन मिल रहा है, वो मुस्कुरा रहा है खाली, ठीक है। और वो समझ तो गया था कि ये है कमजोर, कि ये ना ये कैसा है, वो समझ चुका था, ठीक है। राजा साहब ने फाइनली कह दी चल ठीक है यार लड़ ले। अब क्या हुआ, बाजे वापस शुरू, धम 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 धम, बाजे वापस शुरू। सब लोग मैच को देखने को तैयार। सामने चांद सिंह वर्सेस, कौन है ये अपना, लट्टन सिंह या लुट्टन सिंह, ठीक है। कोलाहल बढ़ता गया, लोग चिल्ला रहे हैं लुट्टन लुट्टन, उधर चिल्लाने चांद चांद, ठीक है। इतना एक्साइटमेंट हो गया कि लोग दुकान बंद करके आ गए। ये होता है, ठीक है। जब एक एग्जांपल दूं आपको, जब इंडिया में पहली बार रामायण आई थी ना दूरदर्शन पे, तो जब दूरदर्शन पे आपको पता है रामायण चलती थी 12 बजे दोपहर को, तो दोपहर को सारे बाड़ा बंद होता था, पूरी दुकानें बंद होती थी, सब घर के अंदर घुसते थे, चोरियां हो जाती थी। इतना रामायण में लोग खोते थे कि चोरियां हो जाती थी उस जमाने में, एक्साइटमेंट लोगों का। तो मेले में भी ऐसा ही हुआ, सब दुकान बंद, सब मैच देखेंगे, ठीक है जी। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है, बेसिकली लड़ाई हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पीछे चल रहा है ढोल, ठीक है, पीछे चल रहा है ढोल। अब होता क्या है, एक ढोल बज रहा है, अब है ना, जो लुट्टन है उसको चांद ने पकड़ लिया। सबने कहा अरे गया 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 गया, लोग ताली बजाने लग गए, ओ गया गया, हलवा हो जाएगा, हलवा हो जाएगा, मतलब बोला चटनी बन जाएगी, पिस जाएगा, बेटा शेर को लड़ेगा शेर को। लेकिन पीछे जली ढोल। अब पीछे ढोल क्या चली है, चट दिख था, चट गिड़ था, चट गिड़ था। और ये भाई साहब के दिमाग में क्या आ रहा है, चट गिड़ था, मत डरना, ठीक है। बाहर साउंड अलग आ रहा है, अपन मन में कुछ और कह रहे हैं, तो बाहर साउंड क्या आ रहा है, चट गिड़ था, चट गिड़ था। ये मन में क्या बोल रहा है, मत डरना, मत डरना। तो ठीक है, समझ पा रहे हो ना, मजा आ रहा है, बताओ जल्दी, समझ में आ रहे हो ना, सीन समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। चांद सिंह एक बड़ा सा पहलवान है, उसने पकड़ के रख दिया है इसको, ठीक है। ये बैठा हुआ है, पीछे से आवाज आ रही है ढोलक की, चट गिरधा चट गिरधा, और अपन इमेजिन क्या कर रहे हैं, इमेजिन क्या कर रहे हैं, मत डरना, मत डरना। अब क्या हुआ, लुट्टन की गर्दन पे इसने कोहनी, कोहनी मतलब होता है नी नी, ठीक है, कोहनी से पकड़ के बैठा है ये हमारे वाले को, ठीक है।
वो चाह रहा है चांद इसको चित्त कर दे, ठीक है, उसको गिरा दूं। और बादल सिंह पीछे से कह रहा है दफन कर दे, दफना दे, मतलब उसको गिरा दे। लिट्टन की आंखें बाहर आ गई, भाई साहब अपनी गर्दन पकड़ेगा, कोहनी मारेगा तो यही हाल होगा। ठीक है, छाती पे मतलब पीछे होता है ना जो अपना, जहाँ पे यू कैन से क्या बोलते हैं, गर्दन के नीचे वाला हिस्सा, उस पे अगर कोई कोहनी मारे तो छाती में भी दर्द होता है, गर्दन में भी दर्द होता है। ठीक है, छाती जैसे मान लो फट रही हो। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था, इसका मतलब जो राजा के आसपास के चमचे थे, जो मेजोरिटी थी, वही चिल्ला रही चांद 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 जीतेगा चांद, वाह चांद वाह शेर, सब ऐसे चिल्ला रहे थे। और लुट्टन के पक्ष में क्या था, बस वही चटगिरधा चटगिरधा। ठीक है, वो बस उस ढोल की आवाज से इंस्पायर था और अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था और अपनी हिम्मत को बढ़ाते जा रहा था, बढ़ाते जा रहा था। अब अचानक से ढोल की आवाज में ट्विस्ट आया। थक थिना तिनकट थिना, थक थिना तिनकट थिना, धाड़ कना, ये बदल गई। ठीक है, लुट्टन को ये आवाज सुनाई दी जैसे कि मानो ढोल कह रहा हो दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा, ये इसको सुनाई दे रहा था। अगर आप में से किसी ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर की शेरलॉक होम्स देखी होगी तो वो थोड़ा सा आप से मैच कर पाओगे, वो भी ऐसे करता था, इमेजिन करता था। ठीक है, इमेजिन कर लो कि इसके आगे क्या होने वाला है, प्लान कर लो दिमाग में, अच्छा मतलब मैं ऐसे निकलूंगा, फिर ऐसे पकड़ के, फिर इसकी गर्दन को पकड़ के, फिर उसको गिरा दूंगा। ठीक है, ये तरीका होता है। अगर हॉलीवुड देखिए किसी ने, शेरलॉक होम्स बाय रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मैं बता देता हूँ, ऐसे इमेजिन करते हैं। ठीक है, प्लान कर लेते हैं दिमाग में कि आगे हम ये करने वाले हैं। चांदनी चौक टू चाइना में भी देखा होगा आपने, इमेजिन कर लेते हैं। ऐसा ही हुआ, लुट्टन ने भाई साहब यही किया, दाव काट दिया। दाव काटने का मतलब होता है आप जिस ट्रैप में हो उसको तोड़ के निकल लो, ये भाई साहब तोड़ टिपक के निकल गया। ठीक है, सीधा इसने क्या किया, एकदम साइड हुआ और पीछे से जाके चांद की ही गर्दन पकड़ ली। लोगों ने कहा वाह रे मिट्टी के शेर, ये शेर का बच्चा है तो मिट्टी का शेर है, बाहर निकल गया ना, मजा आ गया। पूरे जनमत का क्या यार, लोग तो भीड़ देखने आए, अभी चिल्ला रहे चांद चांद, अब चिल्लाएंगे लुट्टन लुट्टन, उनको क्या फर्क पड़ना है। फिर ढोल की आवाज आई, चटाक चड्ढा चटाक चड्ढा चटाक चड्ढा, इसको क्या सुनाई दे रहा है, उठा पटक दे उठा पटक दे उठा पटक दे, इसको सुनाई दे रहा है। लुट्टन ने क्या किया, चालाकी से एक दाव खेला और चांद को पटक दिया जमीन पे। फिर आवाज आई थिंधा थिंधा थिंधा, यानी चित्त करो मतलब होता है इतना बुरा मारो कि बस वो उठ ना पाए सामने वाला, एटलीस्ट 10 सेकंड तक, या जो भी रहती है लिमिट। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सीधा गिर गया, मतलब दोबारा पीटा और उसको गिरा दिया। फिर धोन ये धुन क्या थी, था गिरधा था गिरधा, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। ठीक है, जनता स्थिर न रह सकी, चिल्लाने लग गई वो लुट्टन लुट्टन ऐसे करते हुए। ठीक है, कोई अपने अपने हिसाब से, लुट्टन नहीं, कोई कह रहा माँ भवानी की जय, कोई कह रहा जय माँ दुर्गा की, ऐसे चिल्लाने लग गए। कुछ तो कह रहे हैं राजा श्याम नंद की जय। क्योंकि देखो, आप राजा के सामने कभी किसी की जय नहीं कर सकते, किसी और की, भगवानों की कर सकते हो और राजा की कर सकते हो, लुट्टन की नहीं कर सकते, शाबाश शाबाश कह सकते हो। ये लुट्टन एकदम खुशी में ताल ठोकता हुआ मस्त गा रहा है, मजे कर रहा है। ठीक है, दौड़ने लग गया और आके राजा को प्रणाम किया, जो कि एक प्रोटोकॉल होता है कि आप कुछ भी अगर जीतते हो तो राजा को प्रणाम आपको करना ही होता है, क्योंकि जो पैसा है वो राजा ही दे रहा है। ठीक है, दौड़ के राजा साहब ने उसको गोद में उठा लिया, वाह बेटे वाह। राजा साहब के जो कीमती कपड़े थे वो मिट्टी में सन गए। जब आप बहुत खुश होते हो तो ये एक जेस्चर होता है। ठीक है, मैनेजर साहब जो थे राजा के, ये उस जमाने की बात है जो राजा मतलब बस राजा ही बचा था। ठीक है, रियासत नहीं होती थी, बस राजा मतलब पैसा हुआ करता था और अपने शौक के लिए दरबार रखा हुआ था। ठीक है, शौक के लिए होता है भाई, असली में कुछ नहीं होता उस समय। तो हुआ क्या था, मैनेजर साहब कह रहे अरे 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 क्या कर रहे हो सब, क्या कर रहे हो, कपड़े गंदे हो रहे हैं आपके। लेकिन राजा साहब तो भाई बहुत खुश थे। ठीक है, वो कह जीते रहो बहादुर, जीते रहो बहादुर, तुमने हमारी मिट्टी की लाज रख दी। भाई कोई लोकल हीरो जब बाहर के हीरो को हराता है ना तो अच्छी फीलिंग आती है। जैसे मान लो इंडिया में मैच हो और इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया को हरा दें, इंग्लैंड को हरा दें, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। सिमिलरली हम इंग्लैंड में खेलने जाएं, इंग्लैंड वाले हमको हरा दें, उनको अच्छी फीलिंग आएगी। भाई जब हमारी जमीन पे हमारा हीरो बाहर वाले को हराता है तो फीलिंग आती है, और जब हमारी जमीन पे कोई और आके हमको हराता है तो डबल बुरा लगता है। एक हारने का और एक हमारी जमीन पे हम हार गए उसका, वो डबल दुख होता है। पंजाबी जो पहलवान थे वो चांद सिंह की आंखें पहुंच रहे थे, भाई क्या हो गया ये, कराली बेइज्जती, और भाई आ गया स्वाद, वही वाली फीलिंग आ रही थी उनको। ठीक है, कुछ लोग को नहीं समझ में आया होगा, आ गया स्वाद, कोई बात नहीं, मजा मजा आ गया ये समझ लेना। ठीक है, चलिए।
लुट्टन ने राजा साहेब, अच्छा लुट्टन को राजा साहब ने इनाम नहीं दिया, बल्कि, सॉरी दिया, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला खेल है, न सिर्फ पुरस्कार दिया बल्कि दरबार में रख लिया। वही दरबार में रखने की बात कर रहे थे, क्योंकि उनको शौक था पहलवानी का, तो दरबार में लुट्टन की पोजीशन हो गई राज पहलवान। ठीक है, और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह के नाम से अब बुलाने लगे। ठीक है जी, राजा पंडितों ने बहुत मुंह बनाया, हुजूर जाति का सिंह, सिंह तो उस समय जाति तो हो आपकी, यहाँ तो आप उस पर्टिकुलर कास्ट के हो कि आप सिंह लगा पाओ, आप ठाकुर हो या ऐसा कुछ हो आपके पास। पर मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। ठीक है, तो उनका जो क्लीन शेव्ड चेहरा था, उसको वो क्लीन शेव समझ गए, पूरी दाढ़ी बनी हुई हो, दाढ़ी मुझ कुछ ना हो चेहरे पे, उसको वो मुंह थोड़ा सिकुड़ते हुए, मतलब छोटा करते हुए बोलते थे। ठीक है, उस समय की बात है जब नाक के अपने बाल उखाड़ रहे थे वो ऐसे करते हुए। हाँ सरकार ये अन्याय है बोल रहे थे वो, ये तो अन्याय है, ऐसा आप सिंह कैसे बोल सकते हो, आप ठाकुर थोड़ा ना है ये। राजा साहब ने कहा, सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझना। देखो, जाति एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जाति एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन अगर आप द रियल कॉन्सेप्ट देखोगे तो रियल कॉन्सेप्ट पता है क्या है? रियल कॉन्सेप्ट है, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्या कहा था याद करने दो, चातुर्वर्णा मया सृष्टि गुणा कर्मा विभाज्यते। ठीक है, तो श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है कि चातुर्वर्णा मया सृष्टि गुणा कर्मा विभाज्यते, कि इस सृष्टि में चार वर्ण के लोग होते हैं अर्जुन, और उनको उनके गुण और कर्म के हिसाब से बांटना चाहिए, जाति के हिसाब से नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बाय कास्ट मैं एक सिंधी हूं, तो बाय कास्ट मैं हुआ एक ट्रेडर, पर मैं काम कर रहा हूं ज्ञान देने का, तो मैं हुआ ब्राह्मण। अगर एक ब्राह्मण है बाय कास्ट, उसकी सरनेम शर्मा है, पर वो मान लो एक बाजार में कुछ सामान बेचता है, राशन की दुकान है, तो वो हुआ बनिया। ठीक है, अगर कोई सर्विस करता है तो वो कहलाएगा शूद्र, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो। कास्ट कुछ भी हो, अगर कोई सर्विस करता है तो वो शूद्र कहलाएगा। अगर कोई नेतागिरी करता है, कास्ट कुछ भी हो, वो ठाकुर कहलाएगा, क्षत्रिय कहलाएगा। क्षत्रिय मतलब क्षेत्र की रक्षा करने वाला, ब्राह्मण मतलब ज्ञान बांटने वाला, व्यापारी बनिया, वैश्य मतलब व्यापार करने वाला, शूद्र मतलब सेवा करने वाला। इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता। ठीक है, उल्टा शूद्र सबसे अच्छा है, शूद्र ना हो तो कोई है ही नहीं। ठीक है, कोई सेवा करने वाला ना हो, सर्विस प्रोवाइडर ना हो तो कोई कुछ है ही नहीं। तो म्यूजिशियंस एंटरटेनर शूद्र ही तो हुए। लेकिन कितने अमीर है, ऋतिक रोशन ये सब कितने अमीर है, कपूर फैमिली, खान फैमिली कितनी अमीर है, दे आर शूद्र। तो जाति वाति कुछ नहीं होता। राजा साहब बहुत समझदार थे, राजा साहब ने मुंह पे कह दिया, तुमने कौन सा क्षत्रिय वाला काम किया है जो तुम ठाकुर कह रहे हो खुद को। तब से लुट्टन सिंह नाम पड़ गया और दूर दूर तक फेमस हो गया, राज पहलवान। अब तो भाई साहब खाना भी मिलता है मजे से यार, पहले तो गरीब आदमी था। पौष्टिक भोजन जो आपने देखा होगा, अगर कुश्ती मूवी देखी है किसी ने, कुश्ती एक मूवी है, कुश्ती मूवी देखी है बताना। किसी ने भी नहीं देखी, कोई बात नहीं, पुरानी है वैसे। कुश्ती नहीं देखी तो जिम वालों को देखा होगा, जो जिम में लड़के जाते हैं, उनका खाना अलग ही होता है, आपने देखा होगा, पेल पेल के भाई साहब केले। ठीक है, केले, अंडे, मांस, जितना हो सकता है न्यूट्रिशन, मतलब दुनिया भर का न्यूट्रिशन चाहिए होता है पहलवानों को, पहलवानों बहुत खाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये इनका वही हाल है, बहुत खा रहे हैं, व्यायाम मिल रहा है भाई, अब राजा पैसा दे रहा है, अपन को कमाना नहीं है, अपन को क्या करना है, ईट, स्लीप, एक्सरसाइज एंड रिपीट, खाओ पियो सो जाओ मजे करो। ठीक है जी, मजा आ गया भाई साहब, जिंदगी चल रही है मस्त। ठीक है जी, इन्होंने क्या किया, एक एक पहलवान बनता गया, कीर्ति बढ़ती गई, अलग अलग जगह पे जाता था, पहलवानों को चैलेंज करता था। पहलवानों को मिट्टी सुखाना मतलब सबको हरा देता था भाई। मेहनत आदमी कर रहा है ना, देखो जो आदमी मेहनत करता है ना, उसको सक्सेस मिल ही जाती है। ठीक है जी, ऐसे ही एक पहलवान था काला खां, काला खां नाम का पहलवान था, कि जैसे ही पहलवान आता है टूट पड़ता है काला खां अपने पहलवान पर और लकवा मार जाता है, पहलवान कुछ नहीं कर पाता। लुट्टन ने भाई साहब उसको हरा दिया। जब आप एक बड़े पहलवान को हराते हो तो आपका नाम हो जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है जी, नाम आपका कब होता है, जब आप दुश्मन के बड़े दुश्मन को हरा देते हो, तो आपका बाय डिफॉल्ट नाम हो ही जाता है। अब भाई साहब ये जो है राज दरबार में दर्शनीय बन गया, लोग देखने आते थे, और रे राजा साहब के पास वो पहलवान इनके पास है। ठीक है, जैसे चिड़ियाघर में पिंजरे में जंजीरों में एक शेर दहाड़ता है ना, अपने आप को दिखाता है, देखने आते हैं लोग,
अरे वाह, राजा का बाग बोला, बस वैसा ही हाल है। तो ठाकुर बाड़ा जो था, मतलब राजा साहब का जो एरिया था। हाँ, काला खां, खां बोलेंगे, खां नहीं खां बोलेंगे इसको। तो लोग महावीर महावीर बोलते थे। ठीक है जी, तो ये एक कॉमन चीज हो गई थी, मतलब बहुत फेमस हो गया था। मेले में कैसे जाता, घुटने तक लंबा चोगा, मतलब घुटने तक जो धोती होती है उसको पहनता था। अजीब सी पगड़ी पहना हुआ, ये आराम से घूमता था। ठीक है जी। दुकानदारों की को चोहल करने की सूझती। चोहल मतलब थोड़ा अच्छा बात करने की सोचती। तो पहलवान जो होता है भाई, जिसके पास पावर है उसके पास तो लोग आते ही हैं, तो बुलाते थे पहलवान काका, पहलवान, अरे रसगुल्ला बनाया साहब खा के जाओ। ठीक है, रसगुल्ला बनाया साहब खा के जाओ। ठीक है। पहलवान बच्चों की तरह हंसता और मस्त चलता रहता। ठीक है। अरे तनी मनी काहे, ले आओ ढेर शेर। ठीक है। तनी मनी मतलब क्या है, नाश्ता कर लो, नाश्ता नहीं, ये तो ढेर सारे ले आओ, तुम तो पेल के ले आओ। ठीक है। 2 शेर रसगुल्ला खा ले, 2 शेर का मतलब समझते हो, एक शेर होता है 0.93 kg। तो 0.93 kg इंटू 2 कितना हुआ, 1.86 करीबन, मतलब करीब करीब 1.25 किलो से भी ज्यादा रसगुल्ले खाने के बाद, उसके बाद 8-10 भाई साहब पान खा ले। ठीक है जी, मस्त ये खा लेते थे, पूरा पान का रस निकल रहा होता था, आय हाय मस्त मेले में घूमते थे, गजब। ठीक है। और भाई साहब मेले के दरबार लौटने के समय, आते वक्त चश्मा पहन के हुए आ रहे हैं भाई, क्या गजब देख रहे हो आप। एक पहलवान आदमी हाथ पसरे हुए हैं, खा रहा है मजे से, चश्मा पहना हुआ, कैसा लगता होगा सोचो। चश्मा पहने हुए आते थे, बल और शरीर नाचता हुआ। क्यों भाई, मस्क्यूलर बॉडी होगी तो बॉडी तो मूव करेगी ही। ठीक है। मुंह से पीतल की सीटी बजाता हुआ हंसता हुआ वापस आ रहा है कि भाई जिंदगी में चाहिए क्या, खाना आपको कोई और दे रहा है, आपका खर्चा कोई और उठा रहा है, दुनिया आपको फ्री में खिला रही है, तो क्या चाहिए बताओ। मजे हैं भाई, सब करो मजे। दंगल जो चल रहा था वहां पे, ढोल की आवाज सुनते ही, जब दंगल हो रहा है ढोल की आवाज सुन रही है, तो ये अपना भारी भरकम जो शरीर है इसका वो दिखाना शुरू करता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी, कोई मिलेगा ही नहीं उसके जैसा। ठीक है। लेकिन अगर वो लड़ना भी चाहे, मतलब कोई अगर चाहे कि लुट्टन लड़ाई करे, तो उसको मना था। ठीक है, लड़ाई राजा साहब ने मना करी थी, भाई साहब बहुत हो गया, अब तुम लड़ाई नहीं करोगे। ठीक है जी। वो चाहता था कि मैं लंगोट पहन के अपनी बॉडी पे मिट्टी लगा के लड़ाई करूं, अपने आप को साबित करूं, पर राजा साहब ने मना कर रखा था, नहीं। ठीक है, वेट 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 वेट। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं बताता हूँ, देखो। मेले में लड़ाई की आज्ञा नहीं थी, पर राजा साहब के सामने जो नॉर्मल ये प्रदर्शन करता था, ठीक है, नॉर्मल प्रदर्शन कर सकता है कि मेरे पास ताकत है। राजा साहब को भी अच्छा फील होता था, जैसे हम किसी शेर को पालते हैं तो हमको कितना अच्छा फील होता है। अब शेर बाहर लड़ाई करके आएगा, जख्मी होके आएगा, हमको वो अच्छा नहीं लगता। शेर हमारे पास हो तब आपको मजा आता है। इस तरीके से ऐशो आराम के साथ 15 साल बीत गए, इस पहलवान को 15 साल तक किसी ने नहीं हराया। अब इसके 2 लड़के हो गए। ठीक है, अब दंगल में 2 लड़कों के साथ वो उतरता है। पहलवान की सास, जिन्होंने इसको पाला था, जिन्होंने इसकी जान बचाई, बेसिकली मर जाता वरना ये माँ बाप के बिना। ठीक है। उसकी डेथ हो चुकी है, वाइफ की भी इसकी डेथ हो चुकी है। तो बहुत दुर्भाग्य है भाई साहब ये। किसी ने अगर एंड गेम देखी होगी, एंड गेम से पहले कौन सी आई थी, एंड गेम से पहले आई थी इन्फिनिटी वॉर। इन्फिनिटी वॉर में जो थॉर की कंडीशन थी ना, सब खत्म हो गए, अपन दुनिया में अकेले बचे हैं, इसकी बस वो हालत है। कोई आगे पीछे है ही नहीं, बस अकेले खत्म, 2 लड़के हैं बस संभालने को। दोनों लड़के भी अपने पिताजी की तरह ही एकदम मस्त। ठीक है। तो जब भी ये लोग दंगल में जाते थे, ठीक है, दंगल को देखते थे, तो लोगों के मुंह से ना खुद ही निकल जाता था, जब ये लड़के लड़ रहे हैं, कि वाह बेटा तुम भी अपने आ, बाप से भी बढ़ के आगे निकलोगे, मतलब आगे निकलोगे अपने पिताजी जैसे ही, तुम भी महान पहलवान बनोगे। ठीक है जी। दोनों जो बच्चे थे वो भी अपने जो दरबार था उसमें सबको पता था कि भावी, भावी मतलब होता है, यू कैन से डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड। एक और अच्छा वर्ड क्या हो सकता है, इनहेरिट करने वाले, इनहेरिट करने वाले, हेयर, एयर बोलते हैं इसको, एयर। ठीक है। पहलवान बनोगे मतलब फ्यूचर में जो है, नहीं तेज नहीं, तेज नहीं, एयर मतलब उत्तराधिकारी, मतलब पहलवान की जगह फ्यूचर में उसके 2 लड़के लेंगे। तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है,
खाना भी दरबार खिलाएगा भाई साहब, राजाओं के यहाँ कौन से ठीक है, राजा के यहाँ मोतियों का काल तो होता नहीं है, खिलाओ भाई साहब पेल के। ठीक है, अब ढोलक का शौक तो था ही, तो रोज जो पहलवान है ये सुबह बजाता ढोलक, धम 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 टिक 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 करके ढोलक बजाया करता था, और बच्चों को एक्सरसाइज करवाता था ढोलक के बेसिस पे। दोपहर में थोड़ा सा दुनिया भर का ज्ञान भी देता था, ठीक है, कि बेटा समझो ढोलक की आवाज जो है ना, इसमें पूरा ध्यान देना। ठीक है, ढोलक की आवाज में पूरा ध्यान देना। मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं है। आप देखो ना, इसको गुरु किसी पहलवान ने थोड़ा ना बनाया है इसको। इसका गुरु कौन है? बस ये ढोलक। ढोलक की आवाज को सुनो, इसको महसूस करो, जो ढोलक कहती है वही करो, उसको प्रणाम करो। ये सब वो दुनियादारी अपने बच्चों को सिखाता था। लेकिन एक दिन कुछ और ही हो गया। सब कुछ जो सोचा था वो चला गया, सपनों का शहर वहीं ढह गया। कैसे ढह गया? सब कुछ चल रहा था, जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी, बच्चों को सिखाया जा रहा था, लेकिन राजा साहब की डेथ हो गई। अब सीधी सी बात है, राजा गया, नया राजा आएगा, नया राजा आएगा तो नई सोच होगी, नई सोच होगी तो नया बजट होगा, और नए बजट में कुश्ती के लिए खर्चा करना है कि नहीं, जरूरी नहीं है कि होगा। ये डिसाइड कौन करेगा? नया राजा। तो राजकुमार साहब विलायत में रहा करते थे, वो जमाना यही था कि राजा जो लोग होते थे इंडिया के, जनरली उनके राजकुमार बाहर पढ़ते थे। जैसे सिंधिया जी बाहर पढ़ के आए हैं, कमलनाथ जी मेरे ख्याल से बाहर पढ़ के आए हैं, राजीव गांधी जी बाहर ट्रेनिंग लेके आए थे, संजय गांधी जी बाहर ट्रेनिंग लेके आए थे, नेहरू जी बाहर पढ़े हुए हैं, ठीक है। और भी बाहर बहुत सारे लोग पढ़े हुए थे। ठीक है जी, तो बाहर काफी लोग पढ़ के आए थे। ये वो जमाना था, अमीर लोग बाहर ही पढ़ते थे, ठीक है, इंडिया में उतनी यूनिवर्सिटी डेवलप हुई नहीं थी। तो ये आए, इन्होंने राज संभाला। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, ठीक है, मतलब वो काम इन्होंने हाथ में लिया। राज्य में जो राजा साहब बुजुर्ग थे, क्या काम करते? नहीं भाई, कांग्रेसी बीजेपी सबने किया है, सबने किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। सब जो भी अमीर आदमी सब बाहर ही पढ़ते थे। ठीक है, राजकुमार के आते ही दूर हो गई, मतलब जो काम ढीले पड़े हुए होता है, अभी जवान आदमी आता है तो एक नया नया जोश होता है दुकान में, ठीक है, चाहे वो दूध वाले की भी दुकान हो। तो जब नए लड़के आते हैं ना, तो एक नया जोश होता है। तो दूध वाले, तो आपने देखा दूध वाले की दुकान, आप देखना आपके आसपास जब कोई नया लड़का आएगा ना, उस दूध वाले का 20-22 साल का लड़का, उसको पता है कि मेरा फ्यूचर यही है, मेरे को यहीं पे कमाना है, यहीं से शादी करनी है, ठीक है, यही मेरा परिवार है। तो वो दिमाग चलाता है, अच्छा 1 किलो पनीर के साथ 250 ग्राम मटर फ्री दें तो कैसा रहेगा, दूध की डिलीवरी और बढ़ाएं तो कैसा रहेगा, पर्चे बंटवाएं तो कैसा रहेगा। वो ग्राहक से उसका बात करने का तरीका अलग होगा। और जो दुकान चला रहे हैं ना आपके, जो दूध वाले भैया जो भी हैं आपके, मतलब दूध वाला पाल या दूध वाला जो भी आपका है, शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, पाल जी, ठीक है, वो जो 40-45 साल का बंदा होगा ना, उसका बेचने का तरीका अलग होगा। वो बोलेगा ठीक है, ले रहा है तो ले, नहीं तो बेटा दूसरी दुकान पे ले लियो। पर जो जवान आदमी होगा ना, इसका तरीका अलग होगा। तो जब जवान आदमी राजपाट संभालता है तो वो सोचता है, एक्टिव होता है थोड़ा सा। तो बहुत सारे चेंजेस हुए। एक चेंजेस था, इन परिवर्तनों की चपेटाघात यानी लपेटे में कौन आया? पहलवान। ठीक है, दंगल का जो स्थान था वो बदल गया, क्योंकि दंगल का शौक राजकुमार को नहीं था, अंग्रेजी था, ये भाई साहब अंग्रेज से आया था। तो विलायत में एक शौक होता है घोड़े की रेस। तो इन्होंने जो अपने शौक के लिए चीज रखी वो इंसानों को कर दिया घोड़ा। ठीक है, घोड़े की रेस का इनको शौक था। अब ये जो भाई साहब थे, इनका क्या होगा? पहलवान और दोनों जो पहलवान जो बच्चे थे इसके, ठीक है, जब उसका खाने का खर्चा सुना राजकुमार ने, उसने कहा टेरेबल। ठीक है, मैनेजर सा नया मैनेजर आया, उसने कहा हॉरिबल, हॉरिबल, टेरेबल। ये वो अंग्रेज थे, अंग्रेजी ज्यादा झाड़ते थे अपनी, ठीक है, तो भाई इतना खाते हैं ये 3 लोग मिलके भाई। फर्क है यार, हम क्या खाएंगे वो क्या खाएंगे, अब देखो ना क्या फर्क होता है खाने में उनके। पहलवान को एक सांबा सा जवाब मिल गया, राजा दरबार में आपकी आवश्यकता है नहीं, जिसको शौक था वो है नहीं, गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया, आप भाई साहब निकल जाओ, ठीक है, जस्ट गेट आउट। गेट आउट बोल दिया गया, ठीक है, तकलियां कर दिया गया। एक ही ऑप्शन था। उस दिन ढोलक उठाई, अपने कंधे पे लटकाई, दोनों लड़कों को साथ में लिया, और भाई साहब आ गए गांव में। गांव का एक हिस्सा था, गांव वालों, ठीक है, गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध, देखो आलसी हो गया था भाई, एक आदमी है जिसको आप बैठे बैठाए खिला रहे हो, लड़ने दे नहीं रहे हो, तो क्या काम होगा। और कुछ इज्जत भी थी, ठीक है, इज्जत इतनी जल्दी नहीं जाती, आप जो बनाते हो टाइम लगता है जाने में। गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध के दे दी, ठीक है जी। अब उसने छोटा मोटा काम करना शुरू किया, गांव के लड़कों को सिखा रहा है, आ जाओ बेटा कुश्ती सिखाता हूँ तुमको, गाय चराने वाले भैंस चराने वाला तुमको आ जाओ मैं सिखाता हूँ, ठीक है,
खाने पीने का जो खर्च है वो गांव वालों की ओर से बंद किया कि कोई बात नहीं साहब, आप सिखाओ, इतनी इज्जत है तुम्हारी, हो जाएगा। ठीक है, उसके बदले में वो सुबह शाम सिखाता है बच्चों को। लेकिन अब दिक्कत क्या है भाई साहब, आदमी खा रहा है इतना, और गांव का आदमी, किसानी करने वाला आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी, उसको खुद का पता नहीं होता कि रात को खाना मिलेगा या पानी पी के सोना पड़ेगा, वो क्या खिलाएगा, कहाँ तक खिलाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बच्चों को भेजना बंद कर दिया, ना बच्चा जाएगा ना फीस देना पड़ेगी। सीधी हिसाब है भाई, बच्चा जाएगा तो फी देंगे, ना बच्चा जाएगा ना फीस देंगे, खेल खत्म। अब स्कूल हो गया खाली, बच्चे कोई पढ़ने ही नहीं आ रहे, इनसे जो भी लड़ाई सीखनी है वो सीखने नहीं आ रहे, तो फी भी नहीं आ रही। फी नहीं आएगी तो इतना सारा खाने की जो आदत है कैसे आएगी यार, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, बड़ी परेशानी हो गई है। अब आखिर में अपने ही बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया, ढोलक बजा बजा के, चल बेटा तुमको सिखाता हूँ, पर खाना पीना भी तो चाहिए ना। तो दोनों लड़के मजदूरी करने लग गए और खाने लग गए। अब थोड़ा उसकी उम्र भी हो गई थी। अचानक से गांव में एक वज्रपात आ गया। मुझे पता है टाइम हो गया, इसलिए मैं एक बार देख लेता हूँ ये चैप्टर कहाँ तक है। यहाँ पर है, यहाँ पर है, रुक जाओ। एक काम करें, 10 मिनट लगेंगे, चैप्टर खत्म कर लेते हैं, ठीक है। 10 मिनट लगेंगे, जल्दी बोलो, चैप्टर खत्म कर लें क्या? बीच में छोड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, देखो, भंडारा और चैप्टर बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। 10 मिनट है, कर लें, जल्दी बोलो। हो सकता है फ्राइडे को क्लास ना लग पाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्राइडे को थोड़ी लंबी क्लासेस है। ठीक है, शायद फ्राइडे को ना लग पाए तो फिर ठीक है भाई, अब ऐसा तुम्हारा तारक मेहता छूटा नहीं जा रहा है यार। चलिए भाई, बड़ा रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना, लीव मत करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा, ये सरफ पढ़ा दो। चलिए, कहाँ पर थे अपन? हाँ, अब यही तरीका था भाई, सब लड़के कर रहे हैं मजदूरी, अ, पिताजी घर पे बैठ के खा रहे हैं। पिताजी से होगी भी नहीं मजदूरी, जिस आदमी को बैठ के खाने की आदत हो जाए ना, उससे काम होता नहीं है, खासकर 30-40 के बाद तो बिल्कुल नहीं होता। अब गांव में यार दुर्भाग्य आ गया। होता नहीं है, वो कहते हैं मिसफॉर्चून नेवर कम्स अलोन। जब दुर्भाग्य आता है तो एक के बाद एक आता है, कंगाली में आटा गीला। पहले हो गई अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब बारिश ना पड़ना, बारिश नहीं पड़ेगी तो खेती नहीं होगी, खेती नहीं होगी तो अनाज की कमी हो जाएगी। और याद रखना, जब भी किसी जगह पे अनाज की कमी होगी तो क्या होता है, लोग रहते हैं भूखे, और भूखे रहने से एक सबसे बड़ा नुकसान होता है इम्यूनिटी का गिरना। और इम्यूनिटी के गिरने से क्या होता है, और मरते हैं जानवर। तो जब एक गांव में लोगों की इम्यूनिटी गिर जाती है, जानवर मरना शुरू होते हैं, जानवर के मरने से फैलता है इन्फेक्शन। इम्यूनिटी गिरी हुई है, जानवरों के मरने का इन्फेक्शन फैलता है। और ऐसे समय में आती है महामारी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फैमाइन, जो 1920 के जमाने में, मेरे ख्याल से 1920 में बंगाल में आया था, जिसमें लाखों लोग मर गए थे। ठीक है, तो बीमारी जब भी आती है गांव में ऐसे ही आती है कि एक साथ अनाज नहीं था, लोगों ने खाया नहीं, लोग भूखे मरने लगे। तो लोगों को तो क्या होता है, अब जला देते हैं, जानवर को जला नहीं पाते। जानवर जब जलता नहीं है ना, तो उससे फैलती है बीमारियां। अनाज ही नहीं है तो चूहे मरेंगे, भैंस मरेगी, गाय, बहुत सारे जानवर मरना शुरू होंगे, बैल, ये सब मरना शुरू होंगे, खासकर बुजुर्ग जानवर मरना शुरू होंगे। ऐसे में बीमारी फैलती है, इस गांव में फैल गई। गांव धीरे धीरे सूना हो चला। ठीक है, खेत खाली पड़ गए, लोग नहीं है, मरते जा रहे हैं, रोज की 2-3 मौतें हो गई, वही जैसा कोविड के टाइम पे हो रहा था कि ये गए वो गए। तो गांव छोटा सा ही होता है, छोटे से गांव में रोज की 2-3 मौतें कोई छोटी बात तो होती नहीं है। ठीक है, हर तरफ कलरव मतलब रोने की आवाज, हाहाकार, हर तरफ आप जाते हो तो मातम पसरा हुआ है भाई, सब लोग मरे हुए हैं। ठीक है, लोगों के चेहरे की कुछ प्रभा दृष्टिगोचर हो चुकी थी, मतलब चेहरे पे जो एक जिंदगी की रौनक होती है खत्म हो जाती है यार। अब हर तरफ मौत देख के आदमी पागल हो जाता है। ठीक है, आप एक ही आदमी की देख लो, जब किसी की जिंदगी में एक भी आदमी की डेथ होती है तो कई साल तक उस आदमी के चेहरे पे आपको दिखता है कि यार इसकी जिंदगी में कुछ तो गम है। आप दूर से पूछते हो तो आदमी कहता है अच्छा हूं, लेकिन वो आदमी दिल में कह रहा होता है, दूर से पूछोगे तो सब ठीक है कहेंगे, पास आओ तो बताएं क्या गम है। ठीक है, हम जैसे जी रहे हैं, कोई पूछे तो बताए, कुछ ऐसा हालत हो जाती है इंसानों की। यहाँ तो भाई साहब गांव है, रोज की 2-3 मौतें हो रही है, तो लोगों के चेहरे पे क्या रिएक्शन होगा आप सोचो। तो रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, तो लोगों की हालत यही होती है, रात को सब लोग परेशान हैं। ठीक है, करहा रहे हैं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, परेशान हैं। ठीक है जी, पड़ोसी एक दूसरे को संभाल रहे हैं बस लोग। ठीक है, दूसरे को समझा रहे होते हैं, दुल्हन बेटा क्या करोगे, रोके जो गया सो गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो, समझा नहीं रहे होते
कि बेटा जिसकी भी डेथ हो गई, जैसे मान लो किसी, सोचो आप किसी की शादी हुई हो, नए नए पति की डेथ हो जाए, कितना गम होता है। ठीक है, तो कहते हैं ना कि बेटा जो बच गया है या जो बच्चा तुम्हारा है उसको देखो, पति तो गया। ठीक है, या बेटा या भैया घर में मुर्दा कब तक रखोगे, कफन दफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में इत्यादि। ठीक है, तो जब ज्यादा मौतें होती है तो ये भी होता है, जो कोविड की सेकेंड वेव में यूपी में हुआ था कि कफन दफन का टाइम नहीं था, तो कई लाशें यमुना में तैरती हुई मिली थी। तो कई बार ऐसा होता है कि पैसा ही नहीं होता, दफन कैसे किया जाए, नदी में डाले आओ लाश को, और क्या करेंगे, सॉरी बोल देंगे। ठीक है, तो बस ये सनसेट के बाद तो एकदम मातम पसरा है, समझो खामोशी है, बोलने की शक्ति भी लोगों में नहीं है। सनराइज तक जो है, जो रोशनी के टाइम पे दो चार कुछ कमा पाए, जो कमा लिया। ठीक है, रात को सब लोग परेशान है, और थोड़ा टेम्परेचर गिरता है तो और परेशानी हो जाती है। न माओ में इतनी दम थी कि यार अपने पास में अपने लड़के को मरते हुए देखो, बहुत बुरा स्थिति थी। लेकिन इस रात में ये वापस आ गए हम, ठीक है, वापस वहीं आ गए जहां से शुरू की थी कहानी। और ऐसी ही रात चल रही है, पहलवान की ढोलक बज रही है, और इस मातम को चुनौती देती है। पहलवान शाम को शुरू करता है ढोलक बजाना, सुबह तक बजाता है। उसके दिमाग में चाहे कुछ भी हो, खुद को मोटिवेट करता हो, गांव वालों को करता हो, लेकिन गांव वाले मोटिवेट हो रहे थे इस आवाज से, क्योंकि पहलवान की ढोलक है, समझो। एक विनर का स्टेटमेंट भी होता है ना, उसमें जलवा होता है। अब जैसे अब आप हो सकता है एंटी बीजेपी हो, प्रो बीजेपी हो, पर जब मोदी जी ने कुछ कहा था कि भाई ताली बजाओ, ढोलक बजाओ, ढोलक नहीं बजाओ, ताली बजाओ, दिया जलाओ, तो मोदी जी की इमेज है ना एज अ विनर हमारे दिमाग में सेट है। अब भले आप बीजेपी के एंटी हो, लेकिन आपको ये मानना ही पड़ेगा कि मोदी जी की इमेज है कि भाई साहब एक आदमी था एक टाइम पे, और पता है वो किचन में पोहे बनाते थे, अब किसकी किचन में नाम नहीं लूंगा, पर एक व्यक्ति की वो किचन में कपड़े पोहे बनाते थे, एक व्यक्ति के कपड़े भी धोते थे, नाम नहीं लूंगा किसके। एक व्यक्ति है जिसके उन्होंने कपड़े तक धोए थे। 1 महीने तक चाय का ठेला लगाया था मोदी जी ने। उसके बाद वो प्रचारक बन गए भाई साहब, उसके बाद एमएलए बन गए, उसके बाद सीएम बन गए, उसके बाद पीएम बन गए, दोबारा पीएम बन गए। और इंदिरा गांधी जी ने जिस लेवल पे कांग्रेस को पहुंचाया था एक समय पर, उस समय मोदी जी ने पहुंचा दिया बीजेपी को। बुरा भला सबके अपने अपने व्यू होते हैं, बट एक विनर का हमारे दिमाग में इमेज है, इसीलिए वो जब कुछ कहते हैं ना तो उसका एक प्रभाव पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए कई बार कुछ बेवकूफ लोग चुनाव जीत जाते हैं जस्ट बिकॉज मोदी जी का चेहरा उनके पोस्टर पे था, तो एक इमेज बन जाती है। तो एक पहलवान जब ढोलक बजाएगा, तो उस पहलवान की इमेज हमारे दिमाग में बनी है कि ये इंसान जहां खड़े हो जाता है ना, किसी की दम नहीं होती इसको हराने की, कोई इसका, यू कैन इसको कहते हैं हाथ नहीं पकड़ सकता, यानी कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो भाई अब मोटिवेट तो हो गए, एक विनर है, कोई ढीला ढाला आदमी करेगा लूजर, तो हमें मोटिवेशन नहीं आएगा। ठीक है, वो नाम नहीं बताऊंगा बेटा। उसके लिए हिस्ट्री पढ़ो अच्छे से, नाम नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, वो इंसल्टिंग होता है इतने बड़े आदमी का पास्ट हिस्ट्री का नाम बताना गलत होता है। चलिए, बहुत लोगों ने किया हुआ है, बहुत सारे नेताओं का ऐसा काला इतिहास होता है। पता कर लेना। ठीक है, तब होता क्या है, कहाँ थे अपन भाई, सब लोग मोटिवेट हो रहे हैं ढोलक की आवाज में। ऐसा नहीं है कि बुखार हट जाएगा ढोलक सुन के, जैसे ताली बजाने से ऐसा नहीं है कि ताली बजाने से महामारी कोरोना चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ढोलक से बीमारी हट जाएगी, बट जब आदमी मर रहा होता है ना, तो उसे अच्छा फील हो रहा था। ठीक है, मृत्यु से वो डरते नहीं थे, उनको ठीक है यार एक अच्छा फील करते हुए मरेंगे, फील गुड करते हुए मरेंगे। देखो यार, मरना सबको है। ठीक है, मरना सबको है, लेकिन आप रोते हुए मरोगे, मरना नहीं है, मरना नहीं है, उसकी जगह आप खुशी से मरो। जैसे आयरन मैन मरा था, आपने देखा होगा, क्या क्या खूबसूरत मौत थी। शेरशाह मूवी आपने देखी हो तो क्या वो खूबसूरत मौत थी, कि मैं घर वापस आऊंगा, या तिरंगा लेकर आऊंगा, या तिरंगे में लपेट के आऊंगा, या तिरंगा लहरा के आऊंगा, या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, है ना। तो भाई ये मुकद्दर का सिकंदर मूवी में भी कहा गया है ना कि भाई मुस्कुरा के मियो जियो। ठीक है, ऐसे कुछ मस्त गाने में है, ठीक है, वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा, हाँ। ठीक है, तो बस वो है, मुस्कुरा के मरो, तो मुस्कुरा के मरने के लिए मोटिवेट करती थी ये ढोलक। ढोलक की धुन थी, चटाक चक धा, चटाक चक धा, ये जलती थी। ठीक है, और पहलवानों की भाषा में इसका साउंड मानता था ये पहलवान, मारो बहादुर, मारो बहादुर। जिस दिन की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, रेणु जी ने जिस दिन की कहानी लिखी है, उस दिन सुबह जब ढोलक बंद हुई, दोनों बच्चे भी मर चुके थे, और पेट के बल
पड़े हुए थे। ठीक है, एक इतना ज्यादा परेशान था, मतलब पिताजी को पता ही नहीं चला। ठीक है, बच्चा परेशान था कि उसने अपने दांतों से जो मिट्टी है उसको खोद दिया था। पहलवान ने कोशिश की मुस्कुराने की और कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। यानी शायद पहलवान अपने बच्चों को मोटिवेट कर रहा था, मारो बहादुर, लड़ो उस बीमारी से। जैसे बचपन में नहीं होता, हमको बुखार आता था तो पेरेंट्स बोलते थे, बेटा बुखार तुम्हें आ गया, डंडा मार के भगा दो बुखार को। कभी डायलॉग आपके पेरेंट्स ने बोला है ये, डंडा मार के बुखार को भगा दो? यानी हम बुखार मोटिवेट कर रहे होते हैं हम कि बेटा इस बीमारी से बड़े तुम हो, लड़ो इस बीमारी से। ठीक है, तुम्हारी अगर विल पावर में दम है तो तुम बीमारी को हरा सकते हो। बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ था, 70-70 साल के लोग बच गए, क्यों? उनकी विल पावर थी कि हमें जीना है। और बहुत सारे लोगों के अंदर जीने की इच्छा नहीं थी, तो वो बच नहीं पाए। जीने की इच्छा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इतना बड़ा फैक्टर होता है कि सांप के जहर को रोक सकती है अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय हो कि ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहुत बड़ी पावर होती है। तो कोशिश हो रही थी बच्चों को मोटिवेट करने की, नहीं बचा पाए। पहलवान राजा, ठीक है, वो जो पहलवान था, राजा श्यामानंद, वही जिनकी डेथ हो चुकी है, उनकी रेशमी जंघिया थी। जंघिया मतलब धोती थी एक तरह की, वो पहनी हुई थी। ठीक है, उस दिन उसने बहुत कसरत की। ठीक है, फिर बाद में समझ में नहीं आया क्या करूं, लड़के हैं दोनों, घर में कोई और है नहीं, लड़के अभी अभी मर गए हैं। कसरत करने के बाद लड़कों को ले गया और नदी में दोनों को विदा कर दिया, बहा दिया। लोगों ने सुना तो बहुत लोगों की हिम्मत टूट गई, यार पहलवान अकेला तो था। दो लड़के थे वो भी चले गए। अब रात, उनको लगा कि पहलवान भी उदास होगा, पर नहीं, रात में फिर ढोलक बज रही थी। ठीक है, रोज की तरह। तो लोगों की हिम्मत बढ़ गई कि जिसके जिंदगी में दो लड़के थे, दोनों लड़के चले गए। ठीक है, वो लड़का ढोलक बजा रहा है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। जैसे फिर कोरोना का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि रिलेट कर पाओगे आप। ठीक है, जैसे जब योगी आदित्यनाथ के पिताजी की डेथ हुई थी, आपको पता होगा शायद, पूर्वाश्रम के पिताजी योगी आदित्यनाथ बोलते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी है। तो जो उनके पिताजी और माताजी है उनको पूर्वाश्रम का बोला जाएगा, पूर्वाश्रम के पिता और पूर्वाश्रम के माता। तो जब उनके डैड की डेथ हुई, उस समय लॉकडाउन चल रहा था। तो योगी जी ने एक लेटर शेयर किया था फेसबुक पे, वो सच्चा लेटर था कि क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार में मैं नहीं जा रहा हूं। तो इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ा कि इस बंदे के पिताजी की डेथ हो गई और ये लॉकडाउन को फॉलो कर रहा है। सिमिलरली विराट कोहली के पिताजी की जिस दिन डेथ हुई थी, विराट कोहली एक मैच खेल रहा था। ठीक है, लेकिन क्योंकि वो मैच इंपॉर्टेंट है, पिताजी का सपना है, इसलिए विराट कोहली ने उस समय मैच खेलना प्रेफर किया, अंतिम संस्कार बाद में किया पिताजी का जाके। इससे मोटिवेशन जागता है। तो गांव वालों का मोटिवेशन जागा कि जिसके जिंदगी के दो लड़के आखिरी चले गए वो ढोलक बजा रहा है, तो हम भी जी सकते हैं। माता पिता ने कहा, दोनों पहलवान के बेटे मर गए पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। जैसे आजकल हम बोलते हैं ना 56 इंच का सीना, वैसे उस समय बोलते थे 1.5 हाथ का कलेजा, यानी बहुत बड़ा दिल है इसका भाई। 4-5 दिन की बात थी, एक दिन ढोलक की आवाज सुनाई नहीं दी, ढोलक नहीं बोली। ठीक है, पहलवान के कुछ जो दिलेर किंतु रुग्ण, मतलब जो कुछ बच्चे थे हाथों से, वो गए और देखा कि पहलवान भी शांत है, ढोलक भी शांत है, पहलवान भी मर गया, उसको भी बीमारी ने जकड़ लिया। आंसू पोंछते हुए एक बच्चे ने कहा, गुरुजी कहते थे, यानी पहलवान कहता था, जिस दिन मैं मरूंगा ना, उस दिन मेरी चिता वो मुझे चित्त की नहीं पेट के बल सुलाना। मतलब मेरा जो पीठ है वो नीचे नहीं होना चाहिए, मेरा जो पेट है वो नीचे होना चाहिए। और जब मेरी चिता को आग लगाई जाए तो ढोलक बजा लेना, ढोलक बजाते हुए उस मेरी चिता को जला देना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी डेथ का पहले से स्टेटमेंट देके जाते हैं। ठीक है, आप सबने शायद सुना होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे एक धार्मिक गुरु थे। ठीक है, वो कह के कहते हैं कि जब भी मेरी डेथ, उन्होंने 40 साल पहले कह दिया था कि जब भी मेरी डेथ होगी मुझे जलाना मत, मुझे गंगा में डाल देना। तो सेकंड वेव या फर्स्ट वेव के टाइम पे उनकी डेथ हुई थी। ठीक है, सब लोग गए थे, मतलब मैं भी गया था। तो वो सिंपल था, हरिद्वार गए, गंगा में डाल दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी डेथ के टाइम पे ऐसा करना। ठीक है जी, तो सिंपल है। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ। तो आई होप आपको चैप्टर में मजा आया। चैप्टर में आपने क्या सीखा, गांव के लोग कैसे सोचते हैं, किस तरह के मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दूसरों के लिए क्या हो सकता है, आपकी सक्सेस दूसरों के लिए कैसे इंस्पिरेशन हो सकती है। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात, बताइए। चलिए, कोई भी डाउट हो तो पूछना। और हाँ, एक छोटे सा अनाउंसमेंट भाई, जिस